नाज़रीन, वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। पाकिस्तान में हर हुक्मरान जब भी आता है तो उसका एक नारा ऐसा होता है जो फिर उसकी लेगेसी बन जाता है, और अक्सर नारे हमने देखा है कि पलट के वापस ही आते हैं किसी भी हुक्मरान के। इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म बने तो ज़ाहिर है उनकी 22 साल जद्दोजहद से लेके और ये अब जो 2.5 साल हुकूमत है, उनका नारा एक ही रहा कि वो NRO नहीं देंगे, यानी किसी को भी जो है कोई किसी भी किस्म की कानूनी रिलीफ नहीं मिलेगी, और अगर किसी ने करप्शन की है तो बिल्कुल उसको भुगतना पड़ेगा अदालतों को। और हमने देखा कि जैसे ही हुकूमत आई तो एक के बाद एक अपोजिशन रहनुमा जो है वो जेल में गया, उसके ख़िलाफ़ केसेस बने। हुकूमत कहने लगी ये केसेस पहले के हैं, इसलिए नैब इंडिपेंडेंटली सारा एक्ट कर रहा है। ज़ाहिर है उसमें बहुत लोगों ने कहा कि ऐसा नहीं है, ये हुकूमत ने ख़ुद भी एक विच हंट शुरू की हुई है। मगर ये नारा उस वक्त थोड़ा सा इधर उधर होना शुरू हुआ जब अपने लोगों पर बात आई, यानी जहांगीर खान तरीन का नाम आया शुगर स्कैंडल में। उसके बाद शुगर कमीशन बना, उसमें भी उनका नाम आ गया, मगर उस वक्त तक वो ख़तरा नहीं थे ज़ाहिर है। मगर 2-3 हफ़्तों से क्या हो रहा है कि जहांगीर तरीन साहब के ख़िलाफ़ FIA ने केसेस बनाने शुरू कर दिए, FIRs दर्ज हो गई, उन्हें अदालतों से जो है बेल बिफोर अरेस्ट लेनी पड़ी, जो कि अब 5 मई तक आखिरी जो उन्होंने बेल बिफोर अरेस्ट ली हुई है वो है। उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि FIA ने जो कार्रवाइयाँ शुरू की तो जहांगीर तरीन साहब के जो हामी MPAs और MNAs थे, यानी जनूबी पंजाब से जिनका ज़्यादातर ताल्लुक़ था, वो आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठे होने शुरू हुए उनकी सपोर्ट में। 11 MNAs और तकरीबन 22 MPAs, और ख़तरा ये पैदा हो गया कि शायद अगर जहांगीर तरीन साहब को बिल्कुल दीवार से लगाया गया तो ये हो सकता है कि पंजाब वो दीवार गिरा दें। यहाँ दीवार से मुराद पंजाब असम्बली और विफाक में कौमी असम्बली है। फिर भी खान साहब की दफ्तर से जो बयान जारी होते रहे कि हम NRO नहीं देंगे किसी भी सूरत, मगर जब सूरत हाल और आगे ख़राब होनी शुरू हुई और ये लगा कि जहांगीर तरीन साहब वाकई कुछ ऐसे करना चाह रहे हैं, तो अचानक से ख़बरें आनी शुरू हुई कि FIA ने जो मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस हैं वो हटा लिए हैं, कुछ केसेस वापस ले लिए हैं, कुछ ऐसा किया जा रहा है। फिर आखिरी ख़बर जो कल आई और आज डॉन अखबार में छपी हुई है, जुल्करनैन ताहिर साहब हमारे रिपोर्टर हैं डॉन अखबार के, जो FIA भी करते हैं कि जो शुगर माफिया के ख़िलाफ़, जिसके बारे में वज़ीर आज़म मेरे ख़्याल में को 75 दफ़ा पिछले 2 हफ़्तों में ये कह चुके हैं कि इसमें सट्टा चलता है, इसमें अरबों रुपए की जो है वो करप्शन होती है और इतने पैसे कमाए जाते हैं। चीनी की कीमत जो है फिक्सिंग होती है जिसकी चीनी की कीमत जो है 50 रुपये से बढ़ के अब जो है आजकल 100 रुपये के लगभग चल रही है। हुकूमत यूटिलिटी स्टोर्स पर कम दे रही है कीमत में, मगर ज़ाहिर है वो एक बहुत महदूद तादाद में लोगों को मिल रहा है जिसकी लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ती। बहरहाल जब ये कल ख़बर आई कि जो विफाकी तहकीकाती इदारे यानी FIA के जो साहब इस सारे मामले की इंक्वायरी कर रहे थे, मोहम्मद रिजवान, उनको हटा दिया गया, तो लोगों के कान जो है वो खटकने शुरू हुए कि ये क्या चल रहा है, कि ये अफसर जिसने सारी तहकीकात की वो क्यों ऐसा हुआ। फिर आज जो है जहांगीर तरीन कैंप के लोग वज़ीर आज़म से मिले भी नाराज़, और अपेरेंटली उसके बाद उन्होंने कहा कि खान साहब समझते हैं, और खान साहब ने जो एक उनके लीगल वो हैं SM ज़फ़र साहब के साहबजादे अली ज़फ़र साहब, उनके ज़िम्मे ये काम लगाया है कि आप ज़रा देखें इस मामले को कि क्या है। अब ये मामला कहाँ जाता है ये तो बात होगी सियासी, मगर जो इन्वेस्टिगेशंस हैं उनमें क्या हुआ है उसके लिए हमने जुल्करनैन ताहिर साहब को दावत दी है अपने साथ। FIA कवर करते हैं। तो जुल्करनैन साहब बताइए ये FIA में अचानक क्या हुआ है कि उनके हेड को हटा दिया गया, तो क्या ये केसेस जो हैं इनको नीचे दबाया जा रहा है या विड्रॉ किए जा रहे हैं, क्या है? देखें जी, ये नवंबर से ये प्रोब चल रहा था, और जो मोहम्मद रिजवान साहब हैं ये तभी से प्रोब कर रहे हैं, और FIR हुई आपके सामने। पहली FIR शहबाज शरीफ, हमज़ा, सलमान के ख़िलाफ़ हुई नवंबर में, और जहांगीर तरीक़ के ख़िलाफ़ भी नवंबर में हुई। लेटर ऑन इस पे थोड़ा सा मामला ठंडा हो गया। फिर आगे आपके सामने है मार्च में ये 2 नई FIR होती हैं जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़, और 22 मार्च को होती हैं और 22 मार्च को ही सील कर दी जाती हैं। एक इम्प्रेशन ये है कि
कहीं ना कहीं कोई मसला गड़बड़ चल रहा था बाय दैट टाइम, लेकिन उसके बाद 5 दिन लेटर ये दोनों FIR रीओपन की जाती हैं और एक्शन स्टार्ट होता है, जिसके बाद जो तरीन साहब हैं, जिसे कहते हैं कि वो फिर भागते हैं कि मसला तो गड़बड़ है, मैं पकड़ा भी जा सकता हूँ और बिहाइंड द बार वुड बी। लेटर ऑन फिर ग्रुप की फॉर्मेशन है, उनके बाद ग्रुप की फॉर्मेशन होती है और फिर आज जो इनको करंट रिलीफ मिलता है अपेरेंटली, क्योंकि अभी रिलीफ इसमें मोहम्मद रिजवान के जाने के बाद ही रिलीफ जो नज़र आ रहा है वो क्वाइट एविडेंट है। इस केस में यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि ये शायद वाहिद केस है सो फार 2.5 साल में जो हम PTI की गवर्नमेंट देख रहे हैं। हमको इसको ज़रा हट के देखते हैं कि इसका एक दूसरा कॉन्टेक्स्ट भी है कि 2.5 साल में हम नहीं देखते कि कोई भी जो केस है जिसमें PTI और इस्टेब्लिशमेंट सेम पेज पे ना हो। ये वाहिद केस है जिसमें PTI आपको इस्टेब्लिशमेंट से डिफरेंट पेज पे नज़र आएगी। उसका रीज़न ये देखें कि PTI ये जो तरीन साहब के साथ 30+ लोग हैं, ये इस्टेब्लिशमेंट की ब्लेसिंग के बगैर इनके साथ नहीं हो सकते। जनूबी पंजाब ग्रुप जो है जाहिर है जिसको पहले PTI को दिया गया। सिमिलरली जो खुसरो बख्तियार साहब हैं, ये भी आपको पता है ये इस्टेब्लिशमेंट की ही ब्लेसिंग के साथ ये PTI में शामिल हुए थे। फिर पैरेलल एक और चीज़ आ जाए कि 2 मीडिया हाउसेस हैं, उनकी भी मिले हैं जिनके ऊपर इन्होंने हाथ डाला था रिजवान साहब ने। तो वो भी प्रो एस्टेब्लिशमेंट हैं। तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि इस सारे सीन में FIA का ये जो केस है, इसमें हम एस्टेब्लिशमेंट के फुटप्रिंट्स नहीं देख रहे। इसमें आज तो क्वाइट ओपन हो गया कि शहजाद अकबर का नाम लिया है इन्होंने। पहले वैसे चल रहा था, लेकिन अब तो बिल्कुल ओपनली उन्होंने कहा, और कहा भी है कि प्राइम मिनिस्टर को, राजा रियाज ने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर को कहा है कि इसको शहजाद अकबर साहब को हम इससे ये सुपरवाइज नहीं करेंगे, अली जफ़र साहब करेंगे। तो इट मीन्स के जो तरीन साहब के हवाले से मामला चल रहा था वो शायद सारा जो है वो प्राइम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर की यही टीम के हवाले से जो भी वजह थी जिसमें इनके एप्रीहेंशन से वो इसी लेवल पे थे, इसमें इस्टेब्लिशमेंट का सिलसिला नहीं था। अच्छा, आप जुल्करनैन ये बताइए, क्योंकि आप FIA कवर करते हैं, विद इन FIA क्या आपकी मालूमात हैं, क्या हुआ, किस तरह हटाया गया, ये सारा क्या मामला हुआ है? देखें जी, इनको हटाए जाने के हवाले से जो है प्रेशर जो FIA के ऊपर यही था, डे बाय डे बिल्ड कर रहा था जो ये आगे जा रहे थे। जहांगीर तरीन साहब के हवाले से इन्होंने पहले स्टार्ट किया कि जी ये सट्टा में इनकी ये इन्वॉल्व है। यहाँ तक तो शायद मामला रहता तो इतना वो गड़बड़ नहीं होता, जब इन्होंने उनको मनी लॉन्ड्रिंग 5 बिलियन का मनी लॉन्ड्रिंग का इन पे चार्ज लगाया, फिर इनके फॉरेन एसेट्स जो हैं उस पर भी पूरा प्रोब खोल दिया, और जो इनका 35,000 एकड़ वाला फार्म है उसकी सेल परचेज़ को लेके पूरे क्वेश्चन से, तब इनके ऊपर पूरे का पूरा फिर प्रेशर था, जिसे ये कह लें कि फिर उन्होंने अपने जो है अपने कार्ड शो करना शुरू किए, कि आप कार्ड कह लें या इन्हें तो किसने हटाया मोहम्मद रिजवान को? मोहम्मद रिजवान को डायरेक्टली हटाया है प्राइम मिनिस्टर ने। अच्छा, और ये जो जहांगीर तरीन ने जो कहा था उस दिन, अगर लास्ट हियरिंग में अपनी कोर्ट के बाहर बात करते हुए कि इस्लामाबाद से मुझे ठंडी हवा का झोंका आया है, वो ठंडी हवा का झोंका यही था। इनफैक्ट पहला झोंका यही था कि इनको उन्होंने प्रॉमिस किया, ठीक है आएँ आप हमारे साथ बैठें, गप लगाते हैं, हम जिसको लेके आपका इशू है हम उसको रिमूव कर रहे हैं। अच्छा, रिमूव कर रहे हैं। अब आजकल इस्लामाबाद में तो सब ठंडी हवाएं ही चल रही हैं, वैसे अच्छी बात है, यहाँ पर तो हम गर्मी में मर रहे हैं। अच्छा जुल्करनैन साहब, आप जाहिर है कि आप बहुत टाइम से FIA को कवर कर रहे हैं और इस तरह के और भी आपने केसेस देखे हैं। सवाल मेरे से ये है कि कितनी हमें इस तरह की नज़ीरें मिलेंगी कि इस स्टेज पर जो अफसर डे 1 से एक चीज़ को प्रोब कर रहा है उसको हटाया जाए, और इसके साथ साथ उनकी रिक्वेस्ट पर बज़ाहिर जिन पर प्रोब हो रहा है, कितनी बार आपने ऐसा देखा है? इस तरह की एग्जांपल ज़रा रेयर हैं, मतलब कपल ऑफ एग्जांपल हम माजी में कोट कर सकते हैं,
लेकिन अगर आप इस पर्टिकुलर केस की एग्जांपल लें तो इसमें आप ये देखेंगे कि जो मोहम्मद रिजवान है, ये केस के इंटरेस्टिंग लेयर्स हैं। पहला क्वेश्चन भी इसमें ये आता था कि जब अगर आपने नवंबर में एफआईआर दर्ज कर ली शरीफ फैमिली के अगेंस्ट, मीन शहबाज शरीफ, हमजा और सलमान के ख़िलाफ़, वो 25 बिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग थी इन कनेक्शन विद दैट शुगर स्कैम। तो उसके बाद हम देखते हैं कि नवंबर गुजरता है, आज मई आ जाता है और उसमें अभी तक उनके हवाले से कोई ख़ास प्रोग्रेस नहीं होती। ये क्वेश्चन मैं एफआईए की टीम से भी पूछता रहा हूँ, वो कहते हैं हमारे पास प्रोसिक्यूटेबल एविडेंस नहीं है। जब हमारे पास अभी हम फोरेंसिक ऑडिट करवा रहे हैं, जितना हमारे पास एविडेंस है उसका, तो उसके बाद हम देखेंगे आगे हम इनको पकड़ें और जेल में ही रहें, ये ना हो कि अगले दिन बेल पे आ जाएं। तो इन्होंने इस हवाले से नहीं उन पे हाथ डाला। फिर सिमिलरली जितने भी बाकी नाम हैं, तो ये सिंगल आउट होता गया सिलसिला कि इस प्रोब को लेके भी क्वेश्चन है कई लोगों का कि आप सिर्फ शायद एक बंदे को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन यह है कि अगर आपने एक बंदे को ही टारगेट करना, तो जहांगीर तरीन को तो उस वक्त भी 5 बिलियन का इन्होंने केस डाला हुआ था मनी लॉन्ड्रिंग का। तो इसमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं ये है कि लगता ऐसा ही है कि एफआईए पूरी तरह से ऑल आउट नहीं गई, और फिर जब जाना शुरू हुई है ऑल आउट, शायद किसी एक उसमें तो जिन साहब को खतरा महसूस हुआ है, उन्होंने फिर इतना खतरे को इतना बड़ा बना लिया कि वो गवर्नमेंट जाने का कुछ। आपके ख्याल में ये एनआरओ दिया जा रहा है या नहीं? डेफिनेटली एनआरओ अंडर कंपल्शन है। उसका रीज़न ये है कि आधा मिनट और लूँगा कि अभी आगे देखेंगे, अगर आपने इसी प्रोब को कंटिन्यू करना है तो फिर इनको हटाने की ज़रूरत नहीं है। ये नवंबर से कर रहे हैं, और बकौल इनके भी और बाकी टीम के भी कि हमारे पास इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस है जो कि हमने कोर्ट में पेश करना है और इनकी बेल कैंसिल करवानी है, करवा के जहांगीर तरीन को हमने पकड़ना है। सिमिलरली खुसरो बख्तियार के ख़िलाफ़ भी हमारे पास एडवांस लेवल पे एविडेंस है और उन पे भी हमने हाथ डालना है। और एंड सम जिस तरह मैंने अदर मीडिया हाउसेस की ज़रा हम बात कम करते हैं, तो वो भी एक पैरेलल प्रेशर तो है। तो अगर तो या तो इनको बिल्कुल गो हेड दे दिया गया था, तो एक जाके अब इस स्टेज पे इनको हटाना, तो इट मीन्स के आगे ये 2+2 गुडी चलेगा और ठीक है, आगे कोर्ट में भी इनको रिलीफ मिल जाएगा। चलें, बहुत शुक्रिया जुल्करनैन, और आपसे आइंदा भी बात करते रहेंगे। तो एनआरओ अंडर कंपल्शन, एनआरओसी, हाँ एनआरओसी। तो इसी बात पर वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। हम हालत कोरोना में हैं और हालात ज़ाहिर है दिगरगू हैं। कोरोना बढ़ता चला जा रहा है। जिस तरह से फ़ाइट किया गया एनसीओसी ने, सूबाई हमारे वज़राए सेहत ने, उसको सराहा भी गया और उन पर तनकीद भी हुई, मगर बारहा एक बात कही जाती रही आवाम को कि आपने SOPs फॉलो करने हैं, मास्क पहनना है। मगर कल कुछ तस्वीर आई हमारे पास पेशावर से कि कल रात को एक रेस्टोरेंट है गुजरा होटल जैसे कहा जाता है हयाताबाद में, उसको ज़बरदस्ती खुलवाया गया और वहाँ जो है जो सूबाई वज़ीर सेहत हैं झगड़ा साहब, तैमूर झगड़ा साहब, उन्होंने तहरीक इंसाफ के लगभग 200 लोगों को दावत अफ्तार पे बुला लिया। SOPs नाम को नहीं थे, सब साथ बैठे हुए थे, उस पर खासा झगड़ा पड़ गया। असिस्टेंट कमिश्नर जो है उन्होंने रेस्टोरेंट को सील कर दिया। पुलिस ने FIR भी दर्ज कर ली, मगर मिसाली पुलिस अभी तक जो है वो झगड़ा साहब को ढूंढने में नाकाम है। क्योंकि जाहिर है आपको पता है वो ऐसे मौके पे वो ग्राउंड हो गए। ट्विटर पर एक मुल्क की पुलिस है, आपको 19 और मुल्कों की पुलिस चाहिए। 19 और सूबों की। एनीवे चलो फिर सूबे बनाने पड़ेंगे। एनीवे यार टेक्निकलिटी में नहीं जाना चाह रहा हूँ। अच्छा देखिए, पहले तो यार सैल्यूट है इंतजामिया को कि कम से कम आपने FIR रजिस्टर करी। मैं फ्रैंकली स्पीकिंग काफ़ी सरप्राइज्ड हूँ इन सारी चीज़ों को देख के, क्योंकि झगड़ा साहब का जो इम्प्रेशन है मेरे पास कि इज़ क्वाइट इफेक्टिव। अब बाहर के पड़े हुए हैं, वही टॉक जहाँ के भी पड़े हुए हैं, बट ही डज टॉक अ लॉट ऑफ सेंस। और खासतौर पे कोरोना में लीड फ्रॉम द फ्रंट किया है। तो मुझे नहीं समझ आती कि यहाँ पर क्या सोच रहे थे या नहीं सोच रहे थे, या रोज़ा लगा हुआ था, या ये क्या सिचुएशन है। क्योंकि मैंने जब देखा मैंने कहा कि यार हो सकता है कोई पुरानी तस्वीर, वो अक्सर ऐसा हो भी जाता है। मैंने कहा मैं झगड़ा साहब से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन बहरहाल हम कर दिया।
और वर्स्ट पार्ट ये है कि देखिए जुमे को ही अगर मुझे याद आए तो एक किसी कॉलर की आई थी, उसने कहा था कि यार देखें अवाम अपनी जगह है, लेकिन हुक्मरानों से हमें क्या मैसेज मिल रहा है, क्योंकि वही कि कहीं आप कोरोना पॉजिटिव है, आप मीटिंग कर रहे हैं, कहीं मास्क हैं, कहीं मास्क नहीं है, कहीं किसी की बर्थडे पार्टी हो रही है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आई एम स्टिल क्वाइट सरप्राइज्ड, और स्पेशली क्योंकि केपी में आपको पता है कि कुछ ऐसे अजला शहर हैं जैसे पेशावर, मर्दान, नौशेरा, चारसदा, स्वाबी सील हुए हैं, जहाँ पर मतलब एक्स्ट्रा आपने फौज भी मंगवाई हुई है, और दूसरी जानिब ये चल रहा है 38% मर्दान में जो है, और रेस्टोरेंट में तो वैसे भी डाइनिंग इनसाइड, इंडोर आउटडोर बैंड है सारी, लेकिन वो जबरदस्ती खुलवाया गया। बुस्सा साहब आप सरप्राइज हुए? मेरा ख्याल नहीं, मैं सरप्राइज इसलिए नहीं हुआ कि मैं ये सोच रहा हूँ कि झगड़ा साहब चूंकि पढ़े लिखे आदमी हैं और बाहर से पढ़े हुए हैं, तो यकीनन उन्होंने पहले कोविड से बातचीत की होगी, कोविड फ्री जोन करार दिया होगा उस रेस्टोरेंट को, फिर सैनिटाइज किया होगा एक एक प्लेट, एक एक सब सारे कपड़े, और उसके बाद जो है वो बैठे होंगे। वरना ये बहुत ज़रार से मुत्तफिक हूँ कि वो ऐसी बातें करते हैं कि हम भी कन्विंस हो जाते हैं यार क्या पढ़ा लिखा वजीर आया है। लेकिन ये जो इन्होंने सैंपल पेश किया है, इसने तो बिल्कुल एक मोहर लगा दी उनकी सनत पे कि क्या ज़बरदस्त पढ़ा लिखा आदमी है। हाँ, और एक और चीज़ जो अगेन जो मुझे समझ नहीं आती ना यार, आजकल के दौर में आपको पता है कि किसी ना किसी ने तो पिक्चर लेनी ही लेनी, और यहाँ पे तो 200 बंदे कुछ लोग तो मतलब आउट ऑफ टर्न वैक्सीन करके अपनी वीडियो बनाते हैं, यूं करते हैं और फिर इंस्टाग्राम पर डाल देते हैं। तो आई मीन ये क्या सोच रहे थे, क्या ये बायोसिक्योर बबल अपनी तरफ से उन्हें क्रिएट हो सकता है, रायते के अंदर सैनिटाइजर मिक्स कर दिया और हमें नहीं पता, या वो सैनिटाइजर की गोलियां खाई उन्होंने, जो भी यार नहीं पता। चलिए एक वक्फा लेते, वक्फे के बाद वापस आते। वेलकम बैक। और 3-4 दिन से ये मसला चल रहा था, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं आवाज़ उठा रहे थे कि जो पर्चे होने हैं यानी जो इम्तहानात होने हैं उन्हें कैंसिल किया जाए, क्योंकि कोरोना जिस तेज़ी से फैल रहा है उससे ख़तरा है कि स्टूडेंट्स इन्फेक्ट होंगे। ज़्यादातर इंतखाबात कैंसिल कर दिए गए थे, स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए थे, मगर एक मसला था ONA लेवल्स का कि कैम्ब्रिज ने इम्तहानात का कह दिया था। पाकिस्तान इस खित्ते में कम से कम ज़्यादातर ममालिक ने मुलतवी कर दिए थे, मगर पाकिस्तान जो है उन्होंने कहा NCOC ने कि हम अभी नहीं कर रहे। फिर कल जो है वो पहला इम्तिहान हो भी गया, और जो मराकज़ से तस्वीर आई वो खासी खौफनाक थी और उससे प्रेशर भी हुकूमत के ऊपर पड़ा। तो एक कल रात को NCOC का एलामिया आता है, जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं शफकत महमूद साहब, वो ये कहते हैं कल रात कि आइंदा जो भी होगा ऐसे मराकज़ में वो 50 से ज़्यादा स्टूडेंट नहीं होंगे, जो कि एक अजीब बेवकूफ़ी की बात थी, क्योंकि जहाँ पर उन्होंने 600 स्टूडेंट्स का या 500 स्टूडेंट्स का किया हुआ, आप एकदम 50 से ऊपर नहीं भेजेंगे, बाकी 550 कहाँ जाएंगे, कहाँ आप मराकज़ वो बनाएंगे। तो ज़ाहिर है बहरहाल आज उन्होंने रियलाइज़ किया और उन्होंने जो है कहा कि तमाम इम्तहानात जो हैं वो मुलतवी किए जा रहे हैं, चाहे वो 9th, 10th, 11th, 12th के हों, जो मई के एंड से शुरू होने थे वो भी 15 जून तक अब कोई इम्तहान नहीं होंगे। जो जहाँ तक ONA लेवल्स का है तो ये इम्तहानात अब अक्टूबर नवंबर यानी अगला जो साइकिल आता है उसमें होंगे, और A2 वाले जो स्टूडेंट जो कि बाहर की यूनिवर्सिटीज़ के लिए देना चाहते हैं वो शायद दे सकेंगे इम्तहान, जो ज़ाहिर है महदूद तादाद में होंगे। मगर बहुत से सवालात खड़े हो गए हैं और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जिब्रान नासिर, लॉयर हैं, एक्टिविस्ट हैं। इन्होंने भरपूर एक मुहिम भी चलाई, अदालतों में स्टूडेंट्स के बिहाफ पर केस भी लड़ा कि जनाब ये किस तरीके से ये हुकूमत जो है चलाई जा रही है कि स्टूडेंट्स की लाइफ को ख़तरे में डाला जा रहा है। तो जिब्रान हमारे साथ मौजूद हैं। जिब्रान, ये जो फ़ैसला आया है आपको लगता है ये उसी कन्फ्यूजन को मज़ीद बढ़ाया जा रहा है जिस कन्फ्यूजन का मुजाहरा किया गया? देखिए, सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान के तलबा को मुबारकबाद दूंगा कि वो इस हुकूमत को अपनी तरफ मतवज्जो करने में कामयाब हो गए हैं, और फिर मैं आपकी तरफ आऊँगा जो आपने बिल्कुल खूबसूरत बात की कि मज़ीद सवाल पैदा हो गए हैं। किसी भी हुकूमत की पॉलिसी की कामयाबी तय करने का आसान तरीन पैमाना है कि वो मसाइल का हल दे रहा है कि मज़ीद सवाल और मसाइल और कन्फ्यूजन पैदा कर रहा है। पहला सवाल जो आया हमारे जहन में वो ये है
कि जो 1 अप्रैल को तलबा शहरों पे निकले हुए थे, 9 अप्रैल को अदालतों में थे और 15, 16, 17 अप्रैल को हमें खबरें आ रही थी कि वेंटिलेटर्स शॉर्ट हो रहे हैं और पाकिस्तान की ऑक्सीजन कैपेसिटी जो है वो भी मैनेज करनी पड़ेगी। तो उस वक्त तलबा को पता था कि आगे आने वाले कोरोना इंडिकेटर्स क्या बता रहे हैं, डेटा क्या बता रहा है, एनसीओसी के अपने फिगर्स क्या बता रहे हैं। मगर मेरे वफाकी वजीर तालीम को नहीं पता था, उससे 1 महीना लगा कि वो आके तय कर सके कि वाकई में हालात खराब हैं। तो जो पहले 2 दिन इन्होंने इम्तिहान कराए हैं, क्या इन्होंने सट्टा खेला नौजवानों की जान पे? दूसरा सवाल जो उठता है कि अगर इनको पता था कि हाँ ये चीजें खराब हो सकती हैं, तो इनका कंटिजेंसी प्लान क्या था? क्योंकि कोरोना के अंदर कैम्ब्रिज के इम्तिहान की जहां तक सवाल है, और वो इंटरनेशनल का कहते हैं इम्तिहान है जो बहुत सारे वोट ले रहे हैं इस खत्ते में, तो हम शफकत महमूद साहब की परफॉर्मेंस खत्ते के बाकी एजुकेशन मिनिस्टर से कंपेयर करेंगे तो मुझे नजर आता है कि थाईलैंड से लेके टर्की तक ये पूरी पट्टी, फार ईस्ट से लेके सेंट्रल एशिया तक तमाम एजुकेशन मिनिस्टर्स ने कंटिजेंसी प्लान के तहत वक्ती अमल का कहते हैं सही वक्त के ऊपर अमल दरामद करते हुए स्कूल एसएस ग्रेड्स की फैसिलिटी अवेल की कैम्ब्रिज से, ताकि किसी भी उनके बच्चे का ना सेशंस आया हो, ना उसे अक्टूबर नवंबर की तरफ भेजना पड़े, ना वो कोरोना का एक्सपोजर इंक्रीज करे। मगर हमारे वजीर तालीम ने ये काम नहीं किया। उसके बाद मजीद जो सवाल पैदा हुआ कि अब तक जो भी कम्युनिकेशन हुई वजीर तालीम की जानिब से, हम ये जान के हैरान है कि उनको ये फर्क ही नहीं पता कि पिछले साल जो प्रोटेक्टेड ग्रेड्स थे जिनकी वजह से कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी, जो टीचर एसेस ग्रेड्स थे, और इस साल जो एक डिटेल मैकेनिज्म पूरी दुनिया के अंदर कैम्ब्रिज ने स्कूल एसेस ग्रेड्स मैकेनिज्म का सिस्टम निकाला है, उसमें फर्क किया है जो कि यूके भी खुद अडॉप्ट कर रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है सर कि अब जो इन्होंने सोल्यूशन अपनी तरफ से दिया है, अगर हम उसको सोल्यूशन मान लें, सारे जो ओ लेवल्स के बच्चे हैं वो अक्टूबर नवंबर में ग्रेजुएट करेंगे, यानी कि वो अपना ए लेवल शुरू करेंगे जनवरी में, जुलाई में तो फिर ए लेवल्स के इम्तिहान है, तो क्या वो फर्स्ट ईयर ए लेवल्स 6 महीने में करेंगे, और जो सेकंड ईयर ए लेवल्स में जाएगा क्या वो अपना पूरा साल 6 महीने में करेगा, या ये जिंदगी भर उसके 6 महीने का बैकलॉग चलेगा और वो हर साल नवंबर में ही ग्रेजुएट होता चला जाएगा? दूसरी बात, ये जो ए लेवल्स के बच्चे हैं, जो शफकत महमूद साहब ने कहा कि जो देना चाहे इम्तिहान वो दे दें, जैसे हमें कोई ऑप्शन मिल रहा है, इनको पता होना चाहिए कि एस लेवल का इम्तिहान जो होता है, जो पहला कंपोनेंट होता है ए लेवल्स का, उसकी मुद्दत होती है 13 महीने की, 12 महीने की। उसके बाद आपको पूरा साल रिपीट करना पड़ता है, आप उन क्रेडिट्स को आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। कैम्ब्रिज की जो कम्युनिकेशन अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तुलबा को आई है, उसमें ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं दे रहे कि आपके क्रेडिट्स फॉरवर्ड हो रहे हैं, यानी कि A2 के बच्चे पाबंदी हो रहे हैं, या तो पूरा साल रिपीट करो या तो अभी फौरन इम्तिहान दो। मैं एक सवाल और आपसे करना चाहूंगा, 11 महीने शफकत महमूद साहब पाकिस्तान की हर एक मिनिस्ट्री पे बात करते हैं, सिर्फ एक ही महीना होता है उनको अपने जौहर दिखाने का, और तब भी अगर वो ना दिखा पाए तो माजरत के साथ मुझे कहना पड़ेगा कि उनका इस्तीफा बनता है इतने सवाल तो इतने क्राइसिस पैदा करने के ऊपर, कोरोना में जब आपने जिंदगी का लोगों का सवाल उठा हुआ था। तो जिब्रान, जो ओवरऑल आपको पॉलिसी रही, अगर हम कैम्ब्रिज को छोड़ भी दें, जो दूसरी पॉलिसी भी है उसमें भी तो इबाहम था कि कुछ जगह बंद हो रहे हैं, कुछ जगह नहीं हो रहे हैं, फिर इवेंचुअली आज पैनिक में आकर के सारे आपने बंद कर दिए और ले गए जून तक। तो इस सारी सूरत हाल में स्टूडेंट्स के ज़ाहिर मुस्तकबिल से बिल्कुल खेला जा रहा है, तो स्टूडेंट्स की तरफ से जो प्रेशर था उस पर ये क्रिटिसिज्म भी आया, और शफकत महमूद साहब ने खुद ट्वीट की कि नहीं जी आपको देना पड़ेगा इम्तिहान और इम्तिहान से नहीं भाग सकते, और ये हो गया कुछ नोबडीज बड़ा शोर मचा रहे हैं अपेरेंटली। यार कौन है ये नोबडीज? जी देखिए, पहली बात तो ये है कि बादशाहत के अंदर तो यकीनी तौर पर हम सारे नोबडी, मगर जमहूरियत में तो हम वही है जिनकी दहलीज में खड़े होते हैं कि हमें वोट कर दो, यूथ की हम पार्टी है, नौजवान हमारी पार्टी है, हम नए लोगों को सियासत में लेके आएंगे। मेरे वोटर तो अभी छोटे हैं, ये इमरान खान के जुमले हैं, तो वही वोटर वही तो छोटे हैं, वही जो नोबडीज हैं, आपसे कह रहे थे कि मुतवज्जो हो जाइए हमारी जानिब। और क्या शफकत महमूद साहब क्लेम कर रहे हैं कि उनके जेर निगरानी जो तालीम का निज़ाम है वो सऊदी अरेबिया से बेहतर है, या यूएई से बेहतर है, या ओमान या कुवैत से बेहतर है, या बांग्लादेश से बेहतर है, या इंडिया से बेहतर है, या टर्की से बेहतर है, यूके से बेहतर है, तमाम वो मुल्क जिनके लिटरेसी रेट हमसे ज्यादा हैं, अगर उन्होंने कहा कि इम्तिहान जरूरी नहीं है, क्लासरूम डिजिटल हो गई है, अभी तक शफकत महमूद तख्ती हाथ में लेके बैठे हुए स्टोन एज की बातें कर रहे हैं, चीजें रिफॉर्म हो रही हैं, नए मैकेनिज्म्स आ रहे हैं, हम नई एज में जा रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम एक नया अप्रूव फिनोमेना हो गया, सिर्फ कोविड की जरूरत नहीं रहा है। इस पूरे बदलते माशरे में तमाम हुकूमतें रिफॉर्म कर रही हैं, मगर हमें जो है नए पाकिस्तान के अंदर कदीमी रिवायत लेके चलनी है। जिब्रान, वक्फा लेना है, वक्फे के साथ है। वेलकम बैक। इस वक्त मौजू है
पिछले सेगमेंट्स के हिसाब से कि हुकूमत ए लेवल के जो एग्ज़ाम हैं, कैम्ब्रिज एग्ज़ाम, कोविड की मौजूदा सूरत हाल के होते हुए कथक क्यों दिखा रही है। शफकत महमूद साहब जो हैं वो कभी एक कदम आगे जाते हैं, 2 कदम पीछे जाते हैं, फिर 1.5 कदम आगे जाते हैं। तो इससे क्या नुकसानात हो रहे हैं और मैसेज क्या मिल रहा है, इस पे गुफ्तगू के लिए जबरान नासिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वकील हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। जबरान नासिर साहब, शफकत महमूद पे तो हर तरफ से तबर्रेबाजी हो रही है कि जी उन्हें फैसला जो है वो करने की तमीज़ नहीं है, हालात कुछ और हैं और वो अपनी ज़िद पे अड़े हुए थे, अब उन्होंने फिर फैसला वापस ले लिया। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस मुल्क की 3 हाई कोर्ट्स में तलबा गए, तीनों हाई कोर्ट्स ने कहा कि भाई साहब फिजिकल एग्जाम तो होगा। तो उनके बारे में आपका क्या ख्याल है, उन फैसलों के बारे में? देखिए, हाई कोर्ट्स के फैसले ये नहीं थे कि फिजिकल इम्तिहान तो होगा। हाई कोर्ट्स के फैसले थे कि अगर एनसीओसी का ये फैसला है कि इम्तिहान होंगे तो इम्तिहान होंगे, चूंकि हम बतौर अदालत हुकूमत की पॉलिसी के अंदर और खासतौर पे एक ऐसे मामले में जहाँ पे कोविड है और एक्सपेक्ट किया जाता है कि एनसीओसी में हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, हम वो एक्सपर्टीज नहीं रख सकते कि हम इसमें इंटरफेयर करें। और ये रवायत जो है अदालतों ने पिछले साल कायम की थी कि जब हुकूमत ने लॉकडाउन लगाया था और बहुत सारे जो बिजनेसेस हैं उन्होंने अपनी कमर्शियल एक्टिविटीज जारी रखने के लिए अदालतों से रुजू किया था, तो तब अदालतों ने कहा था कि हम एनसीओसी के फैसलों में नहीं करेंगे। मगर मेरे ख्याल में इस वक्त जो पूरा ये मामला हमारे सामने एजुकेशन को लेके आया है, अदालतों के सामने भी एक चीज वाज़ेह होगी कि एनसीओसी की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठ गया है। आपको पता होगा 2 दिन पहले असद उमर साहब एक इंटरव्यू में कह रहे थे कि हम बार बार शफकत महमूद साहब से और पिछली मीटिंग में एजुकेशन सेक्रेटरी से कहते रहे कि आप अपनी रीजन तो वजह करें कि आप इम्तिहान क्यों कराना चाहते हैं। यानी कि फिर मिनट्स ऑफ द मीटिंग एनसीओसी के है क्या? अगर एनसीओसी के तमाम मेंबरान को ही नहीं पता कि फिजिकल इम्तिहान क्यों हो रहे हैं, अगर जाम कमाल ट्विटर पे आके कह रहे हैं कि ये इम्तिहान नहीं होने चाहिए, अगर असद कह रहे हैं कि ये तो शफकत महमूद का फैसला था, तो ये नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी तो नहीं है, ये तो कोई, इसको कोई और आप मज़ाहिया नाम दे सकते हैं, बट ये डिजास्टर है हर लिहाज से और हमें इसमें बड़ी शदीद खदशात होने चाहिए। मजीद मामला में भी जो पॉलिसी को लेकर वजह हो रहे हैं, मगर एक चीज़ में इंपॉर्टेंट जिस वक्त यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आपका इंपॉर्टेंट वक्त लेते हुए प्रोग्राम का, कि शफकत महमूद साहब के लिए प्लान है, ये पैगाम है कि सर 17 अप्रैल की तारीख कैम्ब्रिज की जरूर गुजर गई होगी, मगर स्कूल एसएस ग्रेड्स की विंडो 18 मई से पहले नहीं खुल रही। 18 मई से पहले दुनिया का कोई भी स्कूल कैम्ब्रिज को स्कूल एसएस ग्रेड्स नहीं भेज सकता और 18 मई को वो विंडो खुलेगा तो 16 जून को खत्म होगा, यानी कि 3 से 7 हफ्ते का वक्त पाकिस्तान के स्कूलों को अब भी मिल सकता है। कैम्ब्रिज कोई अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद लेके नहीं आया है, उनकी एक ब्यूरोक्रेटिक इंटरनल टाइमलाइन है। वो हमसे अरबों रुपए का बिजनेस हर साल करते हैं, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, उनसे फ्लेक्सिबिलिटी डिमांड कीजिए। आप बतौर मिनिस्टर या तो हमें रिप्रेजेंट करें या फिर इस उहदे से रिजाइन करें, बिकॉज आपका एक बहुत डिफिकल्ट एटीट्यूड है और अब तक लग रहा है कि आप कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट से कोई डिक्टेशन लेके आते हैं, कोई पॉलिसी वजह नहीं करते, कभी फला फैसला सुना देते हैं, कभी फला फैसला सुना देते हैं। कभी भी जो आपका फैसला है कि अक्टूबर नवंबर में जाके ओ लेवल्स के बच्चे इम्तिहान दें, तो तब तक तो वो पुरानी ईयर में एकेडमिक ईयर में रहेंगे। तो क्या ये जो स्कूल जो है उन 4-5 महीनों के इनसे एक्स्ट्रा पैसे लेंगे? बहुत सारे सवाल खड़ा हो गए हैं कि अभी भी जो पॉलिसी आज इन्होंने दी है इसके पीछे भी रीजनिंग क्या है, एनसीओसी से पूछेंगे, उनको भी नहीं पता होगी। तो मुझे बताइए, मुझे ये लगता है कि एक जो शफकत महमूद साहब ने या तालीम के जो सूबाई वज़रा हैं उन्होंने एक स्टांस लिया था जब पहली लहर गुजर गई और उन्हें लगा दूसरी लहर में इतना दम नहीं है, और उन्होंने कहा इस बार बच्चों को हम बग़ैर एग्ज़ाम के पास नहीं करेंगे। बारहा ये एक रिपोर्टेडली हर इंटरव्यू में वो ये कहने लगे। तो आपको लगता है कि क्या उसी वो जो है स्टांस को लेकर के अपनी ईगो को सामने रखते हुए उन्होंने इस केस को मिसहैंडल किया यहाँ पर? सर बात तो समझ में आया ना कि शफकत साहब अपनी अना जो है वो आजमा रहे हैं मुबशर जैदी के साथ, ज़रार खोरों के साथ, वसीउल्लाह खान के साथ, जबरान नासिर के साथ। खुदा की कुदरत के सामने कौन अपनी अना आजमाता है? कोविड आपको अपने स्टैट्स बता रही है, आप उसके ईगो लेके बैठे हुए कि नहीं कोविड में नहीं मानूंगा, नहीं करो ना, तुम बच्चे मार रही हो। अप्रैल के अंदर हमारे यहाँ 2 बच्चों की हम बात हुई पहली बार पाकिस्तान के अंदर, तो नहीं करो ना, तुम जो हमारे बुजुर्ग मार रही हो, वेंटिलेटर सारे जो है भर गए हैं, आईसीयूज भर गए हैं, यहाँ पे रोज अमवात का रेट ऊपर जा रहा है, वैक्सीनेशन सुधार से नहीं हो रही है, मैं कुदरत से लड़ जाऊंगा। ये तो किस किस्म की, और मैं इसलिए भी परेशान नहीं होता क्योंकि ये वो हुकूमत है जिसमें जब वजीर आजम को कोरोना होता है तो 23 मार्च को, चूंकि वो खबरों में नहीं आ रहे, चूंकि वो परेड में नहीं है, तो वो अपनी काबीना को लेके बैठ जाते हैं, कोरोना में शिकार होने के बावजूद तो फोटो सेशन करा रहे होते हैं बंद कमरे में कि देखो काम जारी है।
तो जहां इस तरह की मैसेजिंग हुकूमत से दी जाएगी, मैं तो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं अभी तक मैं जो देख रहा हूँ, मगर हाँ अफसोस जरूर है मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया तफसील से बात करने का। नासिसो, फ्रॉम सिंगल नेशनल करिकुलम टू सिंगल नेशनल कन्फ्यूजन पे बात आ गई है। और ये ऐसा ही है, द ओनली कांस्टेंट इज कंफ्यूजन। यस, अब यहाँ पर इजाज़त लेते हैं, कल दोबारा हाजिर होंगे, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।